नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रदेश का प्रश्न और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी अंतिम सांसें ले रहे नक्सलवाद की। नक्सलवाद के खिलाफ लंबे समय से ऑपरेशन चल रहे हैं। बीते कुछ महीनों में इस ऑपरेशन को कई बड़ी कामयाबी मिली। कई बड़े इनामी नक्सलियों ने या तो मुख्य धारा में लौटने का रास्ता चुना या फिर उनका नामो निशान मिट गया। लेकिन इस कामयाबी के बावजूद एक सवाल अक्सर उठता रहा, हिडमा कहां है? हिडमा क्या कर रहा है? उसके खात्मे या फिर सरेंडर के बिना नक्सल विरोधी अभियान कितना सफल हो पाएगा? तो अब ऐसे तमाम सवालों पर विराम लग गया है, क्योंकि एक ऑपरेशन के दौरान हिडमा मारा गया। केवल वो ही नहीं, उसकी पत्नी रजक्का और 4 अन्य नक्सली भी ढेर हो गए। नक्सली हिडमा की अहमियत का अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं कि उस पर 1 करोड़ का इनाम था। हिडमा के खात्मे के साथ ही यह भरोसा और मजबूत हो गया है कि नक्सलवाद अब वेंटिलेटर पर जा चुका है, यानी उसके अंतिम दिन चल रहे हैं। हिडमा के मारे जाने के क्या मायने हैं? ये नक्सलियों के लिए कितना बड़ा झटका है? इन सवालों के साथ अन्य तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। चर्चा से पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कल तक आतंक का पर्याय माना जाने वाला नक्सली कमांडर माडवी हिडमा अब ढेर हो गया है। आपके सामने उसी दुर्दांत की तस्वीरें हैं जिसने कई निर्दोषों को मौत की नींद सुला दिया था। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर मरेड मिल्ली जंगल में हुए एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया। उसकी पत्नी राजे उर्फ रजक्का और 4 अन्य नक्सलियों को भी सुरक्षा बलों ने मौत की नींद सुला दिया। 1 नवंबर को एनडीटीवी के मंच से गृह मंत्री अमित शाह ने हिडमा और गणपति देव जी को चेताया था कि हथियार नहीं डालोगे तो मारे जाओगे। मैंने तो 2500 बार कहा है कि भाई हथियार डाल दो, मेन स्ट्रीम में आ जाओ। ये कहाँ हथियार डालने वाले हैं सर? ये नहीं डालेंगे हथियार। वो आप मिले हो हिडमा तो मुझे मैं तो नहीं मिला, मैं तो सिर्फ ढेर सारे लोगों ने डाले हथियार। मैं तो आशा करता हूं अगर नहीं डालेंगे तो हमारा अभियान चालू है। जिसके हाथ में हथियार है पुलिस उस पर कार्यवाही करेगी। ढेर सारे लोगों को न्यूट्रलाइज किया है, ये काम भी चालू ही रहेगा। गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों को हिडमा को खत्म करने के लिए 30 नवंबर तक की डेडलाइन दी थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित मरेड मिल्ली के घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इसी ऑपरेशन में हिडमा गृह मंत्री अमित शाह के डेडलाइन से 12 दिन पहले ही मार गिराया गया। साथ ही भारी मात्रा में नक्सलियों के हथियार भी बरामद किए गए हैं। हिडमा पिछले 2 दशक में हुए 26 से ज्यादा नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड रहा, जिसमें 2007 में रानी बोदली हमले में शामिल, बस्तर में सुरक्षा कैंप पर हमला जिसमें 55 जवान शहीद हुए थे, 2010 में ताड़मेटला हमले में शामिल। देश के इतिहास का इसे सबसे बड़ा हमला माना जाता है। इस नक्सल हमले में 76 जवान शहीद हुए थे। 2010 में ही चिंगावरम में आईईडी ब्लास्ट, इस हमले में 20 जवान शहीद हुए थे। 2010 में कुल 171 जवान शहीद हुए थे। 25 मई 2013 में सुकमा की झीरम घाटी में हमला, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप समेत 32 लोगों की हत्या, 250 सशस्त्र नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट किया, करीब 90 मिनट तक अंधाधुंध गोलीबारी की थी। 2014 में सुकमा के टाहकवाड़ा में हमला, इस हमले में 16 जवान शहीद हुए थे। 2017 में सुकमा के बुरकापाल में हमला, इस हमले में 25 जवान शहीद हुए थे। 2020 में सुकमा के चिंता गुफा में हमला, इस हमले में 17 जवान शहीद हुए थे। 2021 में बीजापुर के टेकलगुड़ा में हमला, इस हमले में 22 जवान शहीद हुए थे। वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एक बार फिर नक्सलियों से मुख्यधारा में लौटने की अपील की है। मतलब लोकेशन क्या है, क्या हो रहा है, उसको छोड़ें। अनेक ऑपरेशन से जो प्लान किए गए हैं और वो सर्च ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। सबसे बार बार अपील है कि मुख्यधारा में लौटें, आप पुनर्वास करें सरकार की पुनर्वास नीति के आधार पर, और उसके बाद अन्य बीच में भी हम लोगों ने बात करके उसको और डेवलप कर लिया है। तो मैं सोचता हूं कि बहुत अच्छी स्थिति है। आपको यह भी बताएं कि जो पुनर्वासित हैं वो अब जाकर के जेलों में अपने नक्सल विषयों पर बंद अपने रिश्तेदारों मित्रों से मिल रहे हैं, और वो भी उनका भी मनोभाव बदल रहा है, वो भी पुनर्वास का सोच रहे हैं। तो जेल से पुनर्वास या जंगल से पुनर्वास, यह दोनों ही संभव हो सके, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं।
पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 31 मार्च 2026 की डेडलाइन दी है। सुरक्षा बल लगातार उस डेडलाइन की ओर बढ़ रहे हैं और नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। नक्सलियों के खात्मे की यही रफ्तार रही तो जिन नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा तो ठीक, नहीं तो उनका खात्मा तय सीमा के पहले ही होना तय है। एनडीटीवी के लिए रायपुर से जुल्फिकार अली के साथ नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो हिडमा बीते कई सालों में लगातार सुरक्षा बलों के खिलाफ अभियान चला रहा था, निर्दोषों की हत्या कर रहा था, प्लानिंग करता था, साजिशें रचता था। एक तरीके से नक्सलवाद का पोस्टर बॉय वो इस इलाके में बन चुका था। अहमियत का अंदाजा यहां से लगाइए कि जो नक्सलवादियों की सेंट्रल कमेटी है उसका 43 साल की उम्र में मेंबर बन गया था। एक और है जो इनकी बटालियन नंबर 1 है, उसकी अगुवाई भी हिडमा ही कर रहा था। यह भी बात सामने आती है कि बस्तर रेंज के जो पहला आदिवासी था जो वहां तक पहुंचा, इस मुकाम तक वो नक्सलवादियों के बीच पहुंचा। तो बहुत सारे इसके पीछे की पृष्ठभूमि है और इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए हमें ये जानना चाहिए, समझना चाहिए कि इसका मारा जाना कितनी बड़ी कामयाबी है नक्सल विरोधी अभियान के खिलाफ। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। अब मेहमानों से परिचय आपका करवा देते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ एमपी नथानियल जो कि पूर्व आईजीपी सीआरपीएफ के हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ डॉक्टर पीके मिश्रा, रिटायर्ड एडिशनल डीजी बीएसएफ जुड़ चुके हैं। एके जैन, पूर्व डीजीपी, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। डॉक्टर अजय चंद्राकर, नक्सल एक्सपर्ट, भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा चर्चा की एमपी नथानियल सर से, जो कि आईजीपी रहे हैं सीआरपीएफ के, और सीआरपीएफ वो हमारा सुरक्षा बल है जिन्होंने सीधे टक्कर ली है नक्सलवादियों से, जिन्होंने बहुत कुछ खोया है, अपने बहुत सारे जवानों की शहादत दी है सीआरपीएफ ने इस नक्सल विरोधी अभियान में। नथानियल साहब, हिडमा के मारे जाने के मायने क्या है? मैं शुरू से कहता रहा हूं आपके चैनल में कि जब तक हिडमा मारा नहीं जाएगा तब तक हम ये नहीं कह सकेंगे कि माओइज्म बिल्कुल खत्म हो गया वहां पे। और मैं ये भी कह रहा था कि हिडमा जो है किसी ना किसी दिन मारा जाएगा, मच बिफोर द डेडलाइन। तो हिडमा के मारे जाने से अभी ये सबसे बड़ा एक फ़ायदा हुआ है कि इनके जो दूसरे साथी हैं वो सब सरेंडर करने के चक्कर में रहेंगे, क्योंकि इनके पास अभी लीडरशिप बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और ये जो हिडमा था ये बड़ा खूंखार उनका लीडर था और काफ़ी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में ये काफ़ी ज़बरदस्त माहिर था ये जी। तो इसके जाने से जो काफ़ी हड़बड़ी पहले से भी मची हुई है माओइस्ट के बीच में। कुछ लोग इस पक्ष में कि सरेंडर करें, कुछ लोग इस पक्ष में कि बिल्कुल हमें लड़ते रहना चाहिए। लेकिन अब हिडमा के मारे जाने की वजह से इनके बीच में और खलबली मचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब आगे आएंगे सरेंडर करने के लिए, ये हमारी उम्मीद है। और हिडमा के मारे जाने सबसे ज़्यादा तो सीआरपीएफ के जवानों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि हमारे 460 जवानों ने अपने जान की ये सैक्रिफाइस किया है, अपना बलिदान दिया है। तो इससे सीआरपीएफ को सबसे बड़ा ये फायदा है। और कि वो नक्सली हमला सर हम कैसे भूल सकते हैं जिसमें हमारे 75 से 76 जवान शहीद हुए थे, और इसकी साजिश, इस हमले की साजिश भी रची थी हिडमा ने और उसके साथ ही बसवराज ने। बसवराज पहले ही ढेर किया जा चुका है, अब हिडमा का भी नंबर आ गया, उसे भी ढेर कर दिया गया है। डॉक्टर पीके मिश्रा का मैं यहां पर रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, ये जो है हिडमा, ये बटालियन नंबर 1 को लीड कर रहा था, उसकी अगुवाई करता था, उसके जितनी साजिशें होती थी उनको अंजाम देता था, जितने हमले होते थे उसके पीछे इसका माइंड बताया जाता होता था। अब ये बटालियन नंबर 1 की कोई हैसियत बचेगी? अब ये बटालियन नंबर 1 के लिए कितना बड़ा झटका है? हिडमा के बाद क्या कोई और भी है जो इसको लीड कर सके? अपने दर्शकों को यह भी बताते चलें कि 2004-05 में जब सलवा जुड़ूम आंदोलन खड़ा हुआ था नक्सलियों के खिलाफ, उसी समय के दौरान बटालियन नंबर 1 का भी गठन किया गया था। मिश्रा सर। थैंक यू। बटालियन 1 पीएलजे का लीडर ये नक्सल एरिया में, नक्सल तो नहीं बोलूंगा, वो वहां पर उसामा ही था, पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का उसामा ही था। अब ओसामा माडवी हिडमा का अंत हो गया। अब देखिए, पीएलजे का लीडर खत्म हो गया,
अब वो सेंट्रल कमेटी का मेंबर था, लेकिन आप इसका प्रीवियस जो ऑपरेशन है वो देख ले। जी हिडमा जो है 76 सीआरपीएफ जवानों को शहीद किया था दांतीवाड़ा में 2010 में। बड़े बड़े एक्शन जो किया था उसने। 2013 में जिरम घाटी गया था, 2013 में जब ये हुआ था उसके तीसरे दिन में जिरम घाटी गया था। जिरम घाटी में कम से कम 30 कांग्रेस को साथ साथ में पूरी स्टेट लीडरशिप सर कांग्रेस के एक तरीके से खत्म हो गई थी। शुक्ला सब खत्म हो गए थे। सुकमा में, बीजापुर सुकमा रोड में 2021 में जो है 22 पुलिसकर्मी को शहीद किया था। इतना प्लानिंग जो है ये हिडमा ही कर सकता है। और दूसरा है ये कंप्लीट नक्सलाइट्स का पूरा सेंट्रल कमेटी में जितना लीडर्स थे सबका ये था ऑपरेशनल कमांडर। अब एक जो चीज है मैं बताऊंगा, इसका 5 जैसे हमारा, मैं ये बताना नहीं चाहता हूं, हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी रिंग होता है, प्रोटेक्शन रिंग होता है, तो इसका 5 लेयर रिंग होता था प्रोटेक्शन का। नंबर 1 रिंग, नंबर 2 रिंग, 5 लेयर प्रोटेक्शन रिंग। अब मैं बता दूं कहां से वो निकल गया था। जब कुराईगुड़ा ऑपरेशन हुआ था, कुराईगुड़ा हिल ऑपरेशन हुआ था, जहां पर 31 नक्सलाइट्स मारे गए थे, अप्रैल में 21 दिन का ऑपरेशन चला था, वहां भी हिडमा था। लेकिन हिडमा जो था वहां से एस्केप कर गया। जब बासव राजू मारा गया 26 नक्सलाइट्स के साथ, बासव राजू के पास भी हिडमा था, लेकिन हिडमा वहां से एस्केप कर गया। लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन चलता रहा, एंटी नक्सल ऑपरेशन टेक्निकलिटी के ऊपर निर्भर करके हमारा पुलिस फोर्स जो है वो चलाए, तो वो छत्तीसगढ़ से निकलना चाहता था, क्योंकि अभी और उसी निकलने के प्रयास में ही ये शायद ढेर हुआ है, क्योंकि 3 राज्यों की सीमा पर जो जंगल है वहां पर ये मारा गया है। मैं एके जैन सर का यहां पर सर रुक करना चाहूंगा, उनका भी नजरिया यहां पर जानना बेहद जरूरी है। एके जैन सर, जो बटालियन नंबर 1 है उसके बारे में कहा जाता है कि जो भी नक्सली सामान लूटते थे, हथियार लूटते थे सुरक्षा बलों से, या जो भी हथियार आता था वो बटालियन नंबर 1 के ही सुपुर्द किया जाता था, और वो हिडमा की सीधे नियंत्रण में, निगरानी में रहता था। ऐसे में हिडमा के जाने से क्या यह माना जाए कि ये बटालियन नंबर 1 पूरी तरीके से टूट जाएगी? क्या यह माना जाए कि जो सरेंडर का प्रोसेस चल रहा है, पुनर्वास योजना का जो प्रोसेस चल रहा है, उसको गति मिलेगी? क्या यह माना जाए जो बचे कुचे सो कॉल्ड नाम है नक्सलियों के, उनके बीच भी खलबली मचेगी और वो भी अलग तरीके से सोचेंगे? देखिए, हिडमा का मारा जाना फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी सफलता है। इनफैक्ट कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी सफलता इनको मिली है। डेयरिंग था, जबरदस्त प्लानिंग करता था, और उसने बहुत नुकसान पहुंचाया सीआरपीएफ का और पुलिस फोर्सेस का। बहुत फोर्सेस के लिए खुशी का दिन है कि हिडमा, उसकी पत्नी और अन्य नक्सलाइट्स मारे गए हैं। होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है सरेंडर कर दें वेपन्स के साथ जी, और पुनर्वास योजना का लाभ उठाएं। इसने नहीं किया, अंजाम भुगतना पड़ा जी। 31 मार्च तक की डेडलाइन है 2026 की, और मेरा ये बड़ा स्पष्ट मानना है कि उसके पहले जी पूरा नक्सलवाद अपना दम तोड़ चुका होगा। जी, ये इस गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, और मैं बहुत क्रेडिट देना चाहूंगा छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर को भी। लो प्रोफाइल रहकर उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, लगे रहे, और ये इतनी सफलताएं हासिल हुई हैं। जी। बाकी जो बच्चे हैं इनमें स्वाभाविक रूप से भगदड़ होगी, या तो ये सरेंडर करेंगे या ये मारे जाएंगे। जी। इसके अलावा कोई तीसरा कोई विकल्प नहीं है जी। और इसके लिए बधाई देना चाहूंगा फोर्सेस को जिन्होंने इसको अचीव किया है। बहुत बड़ी कुर्बानी देके अचीव किया है, पर अब जो है ये जिसको कभी एक समय में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल माना जाता था, इस एरिया को राइट ऑफ सा कर दिया गया था जी, वो अब जो है पूरा डेवलपमेंट को देखेगा। वहां पर स्कूल्स खुल रहे हैं, हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, और पूरा एरिया अब डेवलप करेगा। आता हूं सर आपके पास। मैं यहां पर अजय सर का रुख करना चाहूंगा। अजय सर,
जैसा कि सर बता रहे हैं, जैन सर ने बताया कि सरेंडर का जो मुहिम है, जो पुनर्वास योजना है, उसको या तो लोग अपनाएंगे या फिर उनका निपटारा हो जाएगा। ऐसे में क्या ये माना जाए कि ये जो पूरा क्षेत्र था, जो विकास की रोशनी से मरहूम था, लोग बाहर निकलने से डरते थे, लोग अपने आप को मुख्य धारा में, जो आम आदिवासी हैं वो भी मुख्य धारा में नहीं जोड़ पा रहे थे, एक नया सवेरा यहां पर लोगों को नजर आने लगा है? अब बिल्कुल आनंद जी, आपने जो कहा, विकास के नाम पर एक समय में वहां प्रदूषित पानी फेंकते हुए हैंडपंप ही हुआ करते थे। तो आपका जो उद्बोधन है बाउलस, देखिए अमित शाह जी पहले गृह मंत्री दिखाई दिए जी, जो इस विषय को बहुत ही कह सकते हैं कि कंसंट्रेट होकर के इसका समाधान, उस विल पावर के साथ वो आगे बढ़े। सभी जो अन्य प्रांत है, जो कैचमेंट एरिया के, उनके अधिकारियों के साथ, उनके मुख्यमंत्रियों के साथ, उनके कह सकते हैं कि गृह मंत्री के साथ लगातार संवाद करते रहे, मॉनिटरिंग करते रहे। तीसरी बात, वो रिसोर्स भी उपलब्ध कराते रहे जितना चाहिए स्टेट को। सीआरपीएफ का जो रिकमेंडेशन था कि हर 5 किलोमीटर में एक कैंप हो, वो फॉलो करते गए, देते गए। अब सबसे बड़ी बात यह आई कि अब तो ऐसा लगता है कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना और आज 25 वर्ष है, और जिस तरह से हिड़मा आज मारा गया जी, हिड़मा का जो आतंक, हिड़मा का ऐसा टेरर, मुझे तो एक समय में फ्रांस में जान जिक्स रूसो का था, वैसा मैं इसको मानता था जी। बस्तर के एरिया। जिस तरह से इसका गोरिल्ला युद्ध में ट्रेनिंग था, रणनीतिकार था, ये पहले जिस तरह से 4-5 लेयर में चलता था, लेकिन अभी अभी हमारे फोर्स को जो सफलता लगातार मिलती गई और सुरक्षा में लगे हुए जो नक्सली बड़ी तादाद पर बढ़ते गए जी, जिसके कारण से ये लोग अपनी रणनीति बदले थे और वो संख्या को घटाए थे, जिसका आज ये संख्या काउंट करें तो 6 जो दिखता है, कारण वही है। मूल बात यह है अनंत जी, आज फैज को भी याद करना चाहूंगा, जो कहते थे खून के धब्बे धुलेंगे न जाने कितनी बरसातों के बाद। अमित शाह जी का विल पावर, उनका लगातार कंसंट्रेशन, सीएम साहब को मोटिवेशन, हमारे फोर्स के जवानों को, स्थानीय पुलिस के जवानों में आपस में बेहतरीन कोऑर्डिनेशन, और डीआरजी के जवान या फिर अन्य जो है आम आदिवासियों के लिए विपुल पैमाने पर सामाजिक कार्य में खर्च करना, वनोपज का बहुत हाईएस्ट रेट देना, तो ये एक दिन की बात नहीं है। लगातार सरकार प्रयास करती रही। बिल्कुल, लगातार सरकार ने प्रयास किया, और केवल एक मोर्चे पर प्रयास नहीं किया। केवल प्रयास ये नहीं था कि एनकाउंटर के जरिए नक्सलियों को घेरा जाए, इनके साथ मुठभेड़ के जरिए इनको न्यूट्रलाइज किया जाए, बल्कि सरकार का फोकस इस बात पर भी था कि बिना जो लोकल लोग हैं, आदिवासी हैं, उनके सहयोग के बिना, उनके विश्वास के बिना इस जंग को नहीं जीता जा सकता। तो अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि जंग कई मोर्चों पर लड़ी गई है, तकनीकी तौर पर लड़ी गई है। ये जंग जो हमारा ऑपरेशन हुआ उस तौर पर लड़ी गई है। हमारे जो सुरक्षा बल थे उनको अत्याधुनिक हथियार दिए गए, उनके साथ एक वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें खुफिया सूचनाओं का भी महत्व है, जिसमें टेक्निकल सर्वेलांस का भी महत्व है, जिसमें ड्रोन का भी महत्व है, तकनीक का भी इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा जो आदिवासियों को विश्वास जीतना था, उसके लिए जरूरी था कि वहां पर विकास की रोशनी पहुंचे, वहां तक सड़कें पहुंचे, वहां तक स्कूल पहुंचे, वहां तक उन्हें वो दिखाई दे, वो मोबाइल के टावर पहुंचे, जिससे कि वो दुनिया के साथ जुड़ सकें। तो बहुत व्यापक पैमाने पर यह ऑपरेशन किया गया है। जैन सर, यहां पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि कुछ एक नाम और हैं, जैसे देव जी का नाम यहां पर सामने आ रहा है, इसके अलावा एक पतिराम का नाम यहां पर सामने आ रहा है। ये कितने बड़े थ्रेट हैं, ये कितने बड़े कैच हैं हमारे लिए, और मुझे लगता है कि जल्द ही ये भी हमारे सामने, इनका भी हश्र हमारे सामने होगा। बिल्कुल होगा इनका हश्र आपके सामने। मुझे पूरा विश्वास है कि 31 मार्च की डेडलाइन से पहले ही इसको, इस संगठन को आप राइट ऑफ कर सकेंगे। सतर्कता आवश्यक रहेगी जी, सतर्कता आवश्यक जरूर रहेगी, क्योंकि हो सकता है कि कुछ फिर भी बचें जिन्होंने वेपन्स के साथ सरेंडर ना किया हो, गांव में रह रहे हों, पब्लिक के बीच में रहने लगे हों,
वो भी वेपन्स रिकवर करने होंगे। जी ये टेररिज्म में पंजाब के टेररिज्म खत्म होने के बाद भी वेपन्स की रिकवरी होती रही। जी बहुत से लोग हैं जो अपने पास वेपन्स दबाए हुए थे, उनको भी रिकवर करना होगा। ये जो चल रहे हैं ऑपरेशंस, इस समय मनोबल फोर्सेस का बहुत हाई है जी और इनका मनोबल बिल्कुल टूटा हुआ है। जी। मनोबल पे बहुत डिपेंड करते हैं ऑपरेशंस, जी और जब ये मनोबल टूट जाता है तब फिर उसमें कुछ कोई उम्मीद नहीं रहती है। बाकी भी जो हैं वो सब घेर लिए जाएंगे, कहीं ना कहीं आप देखेंगे एनकाउंटर्स होंगे 2-3 और बड़े, जी। बाकी सब सरेंडर कर देंगे। जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी के सामने सरेंडर हुआ, वो देखने लायक दृश्य था। मैंने कभी नहीं देखा अपनी 37 साल की सर्विस में इस तरह का दृश्य, तो मैं उसको देख के बड़ी खुशी हुई। जी उनको थोड़ी सी सद्बुद्धि आई कि अब सरेंडर कर देते हैं वरना मारे जाएंगे। उन्होंने ठीक किया, और बल्कि उनके साथ कई लोग और आने वाले थे जो रास्ते से बिल्कुल, निकल इसका गए वापस। बहुत डीप इम्पैक्ट इसका होने वाला है, बहुत बड़ा प्रभाव बिल्कुल। इस पर का पड़ने वाला है। हम यहाँ पर पीके मिश्रा जी का यहाँ पर हम रुख करना चाहेंगे। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसा कि जैन सर ने भी बताया कि रिकवरी एंड सैनिटाइजेशन दो इंपॉर्टेंट पहलू रहेंगे। अगर तमाम बड़े नक्सली मारे भी जाते हैं तो ये जो पूरा ऑपरेशन है, इसके ये दो पार्ट, ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये जो समय रहेगा ये कितना हो सकता है? देखिए आनंद जी, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि हम 25 साल लगे थे, लास्ट 25 इयर्स लगे थे हिडमा को ढूंढने के लिए। पूरे फोर्स कंप्लीटली हम क्यों हिडमा को ढूंढ रहे थे? क्योंकि वी न्यू कि हिडमा जो है ये फर्स्ट पीएलजीए का बटालियन का कमांडर है, वही जो है कंप्लीट छत्तीसगढ़ जो है और पर्टिकुलरली बस्तर एरिया का कमांडर और स्पेशल जोन कमांडर वही था। और जितना इनका बड़े बड़े ऑपरेशन हुआ था, या तो वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था उसका, या तो वो प्लानिंग करता था। तो इसलिए हिडमा को पकड़ा जाना बहुत बड़ी बात था। वेणुगोपाल बेशक सरेंडर किया, बासव राजू बेशक मारा गया, लेकिन हिडमा एक था जो बिल्कुल ओसामा बिन लादेन जैसा था। और हम सोचते थे अगर हिडमा ही पकड़ा जाएगा, आप पूछ रहे थे फर्स्ट पीएलजीए बटालियन को अभी कौन लीड करेगा? कोई भी उस टाइप का लीडर नहीं बचा जो कि पीएलजीए फर्स्ट बटालियन को अभी लीड कर सकता है। ना उनके पास वेपन होगा, ना वो रिक्रूट कर सकते हैं, ना उनको फंडिंग मिलेगा, ना वो ट्रेनिंग दे सकते हैं, और उनको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा और पीएलजीए बटालियन बिखर जाएगा। अभी हिडमा बनने के सर बाद आता हूं, आपके पास समय की कमी है थोड़ा सा। नथानियल सर का मैं यहाँ पे फटाफट रुख करना चाहता हूँ। नथानियल सर, मेरा सवाल आपसे वही कि जो रिकवरी और सैनिटाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है अब इनके तमाम नक्सलियों के खात्मे के बाद? वैसे जो अभी माओइस्ट बने हुए हैं वो लोग तो इन लोगों को गद्दार घोषित कर रहे हैं, जो सरेंडर कर रहे हैं, और इसलिए भी ज्यादा बड़े गद्दार माने जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने सारे वेपन सरेंडर कर दिए। इससे काफी माओइस्ट का नुकसान हुआ है, और क्योंकि इन्होंने सरेंडर किया है उससे जो है उनके पास जो हथियार हैं उसकी बहुत कमी है। पहले से भी इन लोगों के पास काफी कमी थी हथियारों की, लेकिन अब जो है सरेंडर होने के बाद हथियारों की तो इनके पास बहुत ही ज्यादा कमी हो जाएगी। अब ये लड़ने के काबिल नहीं रहे। सर, हमें ये भी ऐसी भी जानकारी सामने आती रही है कि जिन जंगलों में ऑपरेशन चलाए जाते हैं वहां पर माइंस नक्सलियों ने अपने बचाव के लिए बिछाई हुई थी, तो क्या वो एक फैक्टर है, बड़ा फैक्टर है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि जो सरेंडर्ड माओइस्ट हैं उन लोगों के मदद से ये सब जितने भी माइंस हैं उसको निकाले जा सकते हैं। तो उन लोगों की मदद जो है बहुत जरूरी होगी इस टाइम पे, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि पीजीएलए को बिल्कुल खत्म करना। बिल्कुल, मैं आता हूं सर आपके पास। मैं चंद्राकर सर का यहां पे रुख करना चाहता हूं। चंद्राकर जी, अब मेरा सवाल ये, जैसा कि हमने पहले बताया कि एक नई सुबह की, जिस सुबह की तलाश थी वो सुबह जल्द ही आने वाली है। जैसे ही ऑफिशियली घोषित किया जाएगा नक्सल मुक्त पूरी तरह से, वो सुबह आ जाएगी। कैसा बदलाव आप यहां पर देखते हैं? क्योंकि जो इलाका, हालांकि मैं उस इलाके में कभी गया नहीं हूं, लेकिन जो तस्वीरों में मैंने देखा है, कुदरत ने भर भर के खूबसूरती दी है, भर भर के इस इलाके को अपनी आशीर्वाद से कुदरत ने नवाजा है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ी जो एक नए रास्ते खुलने वाले हैं, बहुत व्यापक पैमाने पर होगा सब कुछ। बिल्कुल आनंद जी, यहाँ छत्तीसगढ़ में एक राइटर भी रहे जो सुबह की तलाश एक नावल भी लिखी। दूसरी बात है
कि नई सुबह हो गई है, ये दिख रहा है। हिडमा का मारा जाना, और इसके अलावा जो लोग हैं, कुछ बुजुर्ग हो गए हैं, उनके पास वो वेपन्स नहीं है, शहरी सप्लाई लाइन क्लोज्ड है, और जो प्रकृति के निःशुल्क उपहारों से आच्छादित यह बस्तर, यहाँ अगर शांति हो गई जी और जो होगी, शांति होने के बाद छत्तीसगढ़ में निवेश करने में कोई भी उद्योगपति नहीं हिचकेगा, और जब वो पैसा आएगा जी तो जिंदगी पनपेगी। कितने अनकाउंटेबल यहाँ पर जिंदगी पनपेगी, वो आदिवासी भाइयों को लाभ होगा, हमारा जीडीपी भी छत्तीसगढ़ का जी। बढ़ेगा, हमारा सर्विस सेक्टर भी बढ़ेगा। जी चारों तरफ से मैं कह सकता हूं कि ये एक कंप्लीट डेवलपमेंट फ्यूचर का दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हिडमा का मारा जाना केवल एक सुरक्षा बलों के लिए कामयाबी नहीं है, बल्कि वहां से एक उम्मीद का नया रास्ता दिखता है, उम्मीद की नई रोशनी दिखती है। और जो डेडलाइन सेट है 31 मार्च 2026 की, उम्मीद यही की जा रही है कि उससे पहले ही नक्सल मुक्त ये पूरा इलाका हो जाएगा, नक्सलवाद का पूरी तरह से हमारे देश से खात्मा हो जाएगा और एक नई सुबह की शुरुआत यहां से होती है। और इसके लिए जो इच्छा शक्ति की जरूरत थी, जिस कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जरूरत थी, वो हमें इस ऑपरेशन के दौरान देखने को मिला। सभी मेहमानों का शुक्रिया। कार्यक्रम में बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।